गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि कोचिंग में। आज हम एक पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि हमारा 50 नंबर का है। उसमें जीके, हिंदी और उत्तराखंड के क्वेश्चन होंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हमारे पास यहाँ पे ताल दिए गए हैं और हमें उनको मैच करना है। तो फर्स्ट ताल है हमारे पास खेड़ा ताल। तो खेड़ा का ताल पड़ता है हमारा उत्तरकाशी में, श्यामला ताल है हमारा चंपावत में, गिरी ताल है हमारा उधम सिंह नगर में और तड़ाग ताल है हमारा अल्मोड़ा में। अब हम तुमने इसे मैच कैसे करना है कि सबसे पहले हमारा जो होगा इधर का जो क्या होता है पार्ट है हमारा, इसको छोड़ के किस में आना है। ये जो हमारे पास क्या दिए गए ऑप्शन ए बी सी डी या का खा गा और घा, तो यहां से हमने क्या करना है मैच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं का कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है। तो का 3 ऑप्शन सही है लेकिन ये 2 जगह आ गया। फिर देखते हैं खा का कौन सा है। तो खा का फर्स्ट ये भी 2 बार आ गया। अब देखते हैं गिरिताल। जो गिरिताल है हमारे किस जगह है उधम सिंह नगर में। तो आंसर 4। तो यानी जो हमारा आंसर जा रहा है वो कौन सी लाइन वाला जा रहा है सेकंड लाइन, फिर ये थर्ड ये फोर्थ आएगा। तो इधर देखना है चेक करना है कि ऑप्शन ए में है कि बी में है सी में है डी में, यानी का खा गा और घा में। तो ये पड़ा हमारा खा। तो फर्स्ट का जो क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा हमारा कि हमसे पूछा गया है कि लघु या मध्य हिमालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि लघु या मध्य हिमालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें 3 कथन सत्य होंगे और 1 कथन असत्य है। तो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है कि हमसे पूछा गया है कि इसका विस्तार 9 जिलों में। तो बिल्कुल सही, इसका विस्तार कितने जिलों में 9 जिलों में। जो 4 जिलों में इसका विस्तार नहीं हो कौन से जिले हो जाएंगे हमारा हरिद्वार, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर। इन 4 जिलों में इसका विस्तार नहीं और बाकी शेष 9 जिलों में इसका विस्तार है। फिर है ऑप्शन नंबर बी मसूरी नामक पर्यटक स्थल जो है वो लघु या मध्य हिमालय में स्थित है। तो ये आंसर भी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, सही है। ऑप्शन नंबर सी है यह वृहत हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है क्योंकि इसके ऊपर कौन सा हिस्सा है वृहत हिमालय है और वृहत हिमालय के नीचे वाले हिस्से को हम कौन सा पार्ट मानते हैं दक्षिण का, तो इसलिए भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 ये कि इसमें यानी लघु या मध्य हिमालय में भोटिया जनजाति प्रवास या निवास करती है। तो यही आंसर क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा क्योंकि जो भोटिया जनजाति है किस हिमालय में रहती है तो वृहत हिमालय में रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर जाएगा वो कौन सा चले जाएगा डी ऑप्शन जाएगा कि हमारा जो असत्य कथन है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 कि राज्य की नदियों का जो क्या होगा आरोही क्रम होगा। आरोही क्रम क्या होता है छोटे से बड़े की ओर। तो हमने अब देखना है कि कौन सी नदी की लंबाई कितनी। तो सबसे पहले नदियों की लंबाई रखते हैं। गंगा जो हमारे उत्तराखंड में बहती है इसकी कुल लंबाई 96 किलोमीटर है। टॉस 148 किलोमीटर है। भागीरथी 205 किलोमीटर है और काली नदी 252 किलोमीटर है। तो हमसे क्रम भी यही पूछा गया है कि हमें कौन सा क्रम लगाना है आरोही क्रम लगाना है। तो हमारा आंसर यही सही हो जाएगा। क्यों कि इसमें काली, भागीरथी, टॉस और गंगा ये वाला जो क्रम था वो कैसा क्रम था हमारा अवरोही क्रम होता, यानी बड़े से किस ओर चल रहे हम छोटे। लेकिन हमसे पूछा कौन सा गया है आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। केवल किसमें पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा क्या होगा उत्तराखंड का स्थान है भारत के राज्यों में कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो केवल राज्यों की बात की गई हमसे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 18वां। अगर क्वेश्चन होता कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है तो फिर हमारा आंसर क्या होता 20वां होता। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा गया है कि उत्तराखंड में आए भूस्खलन की दृष्टि से कौन सा कथन असत्य है। यानी हमें बताना है कि कौन से सन में कहां भूस्खलन आया है। उनमें 3 विकल्प सही होंगे और एक क्या होगा असत्य हो। तो पहला ऑप्शन नैनीताल कि नैनीताल में जो पहली बार भूस्खलन आया तो कब आया था 1867। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मालपा भूस्खलन 1898 ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है क्योंकि मालपा भूस्खलन कब आए थे 18 अगस्त 1898 को आया था। फिर है टिहरी भूस्खलन। तो टिहरी में 2 बार भूस्खलन आया था 2002 और 2004 में। तो यहां पे जो क्या होगा असत्य कथन हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा कपकोट भूस्खलन क्योंकि कपकोट बागेश्वर में पड़ता है। यहाँ पे जो भूस्खलन आया था 2010 में आया था। तो इसका जो क्या होगा
असत्य कथन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा गया है कि कुमाऊं का कौन सा जिला गढ़वाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यानी सीमा नहीं बनाता है? तो अल्मोड़ा बनाता है, बागेश्वर बनाता है, नैनीताल बनाता है, लेकिन चंपावत नहीं बनाता है। 4 जिले क्या करते हैं? कुमाऊं मंडल के 4 जिले गढ़वाल के साथ सीमा साझा करते हैं, उसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और चौथा कौन सा होता है? पिथौरागढ़। तो ये 4 जिले क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यानी 6 का जो आंसर आ गया वो क्या आ गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि डी साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 7 कि पूर्वी रामगंगा किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो पूर्वी रामगंगा जो हमारी सहायक नदी होती है वो किसकी हो जाती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ये 4। तो ये किसकी हो जाएगी? सरयू की हो जाएगी। जो कहां पे मिलती है? पूर्वी रामगंगा और सरयू का जो क्या होता है? संगम होता है, कहां पे होता है? रामेश्वरम नामक स्थान जो कहां पड़ता है? पिथौरागढ़ में पड़ता है, उसमें हो जाता है। तो पूर्वी रामगंगा किसकी प्रमुख सहायक नदी है? सरयू की। क्वेश्चन नंबर 8 उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? तो उत्तराखंड के कुल कितने जिले सीमा साझा करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं? तो 5 जिले। उन 5 में से कौन साझा नहीं करते? तो उन 5 में से कौन सा सीमा साझा नहीं करेगा? नैनीताल सीमा साझा नहीं करते। और पिथौरागढ़ एक ऐसा मात्र जिला है जो क्या करता है? दोनों देशों के साथ, चीन और नेपाल के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है। क्योंकि भारत जो क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो 2 ही देशों के साथ बनाता है, एक नेपाल और दूसरा चीन। चीन के साथ कितना बनाते हैं? 350 और नेपाल के साथ 275। तो टोटल अगर चीन के साथ देखा जाए तो उसमें 300 किलोमीटर किसके साथ है? वो तिब्बत के साथ, और 50 किलोमीटर चीन के साथ है। तो यहां पे जो जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है वो कौन सा हो जाएगा? नैनीताल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि हिमाचल के कितने जिले उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं? तो हिमाचल के कितने जिले उत्तराखंड के सीमा साझा करते हैं? 3। कौन कौन से वो 3 है? श्रीरामपुर, शिमला और अगला किन्नौर। ये 3 जिले क्या करते हैं? उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। जबकि उत्तराखंड के कितने जिले? 2 जिले किसके साथ सीमा बनाएंगे? हिमाचल के। उसमें एक पड़ता है हमारा देहरादून और दूसरा उत्तरकाशी। ये 2 जिले बनाते हैं। उत्तराखंड के 2 बनाएंगे और हिमाचल के 3 बनाएंगे। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा जिला आंतरिक जिला नहीं? क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सा जिला आंतरिक जिला नहीं? तो हमारे जो आंतरिक जिलों की कुल संख्या वो कितनी हो जाती है? 4 जिले। 4 जिले क्या करते हैं? आंतरिक सीमा बनाते हैं। तो आंतरिक जिला जो हमारा उत्तराखंड का नहीं है वो कौन सा नहीं है? यहां पे चंपावत आंतरिक जिला नहीं है। तो हमारा 10 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अल्मोड़ा बनाता है, टिहरी बनाता है, बागेश्वर, और चौथा जो जिला है वो कौन सा आ जाएगा? रुद्रप्रयाग। ये 4 जिले क्या करते हैं? आंतरिक जिले बनाते हैं। कई बार एक क्वेश्चन आ रखा है कि उत्तराखंड में आंतरिक जिलों की कुल संख्या कितनी है, या उत्तराखंड का कौन सा जिला आंतरिक सीमा नहीं बनाता है? तो ये चंपावत यहां से आंतरिक जिला नहीं है, क्योंकि आंतरिक जिला किसे कहा जाता है? ना ही जो किसी राज्य के साथ सीमा साझा करता है और ना ही किसी दूसरे देश के साथ। तो चंपावत क्या करता है? चंपावत तो बनाते हैं किसके साथ? नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 उत्तराखंड का कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है? तो उत्तराखंड का जो मैदानी क्षेत्र था, ये वाला क्वेश्चन ईओ में भी आया था, तो कितना हो जाएगा? 13.93%। ये क्या है? उत्तराखंड के क्षेत्रफल का कुल कितना क्षेत्रफल थे? 14 लगभग 13.93। ये क्या होता है? हमारा मैदानी होता है। और ये वाला जो होता है, सॉरी, हाँ, ये मैदानी है। और ये वाला जो होता है क्या होता है? पर्वतीय हो जाता है। और ये वाला हमारा क्या है? उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल, उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना परसेंट है? तो 1.69%। यहां से 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। तो पहला कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है हमारा? 53,483 वर्ग किलोमीटर। और उसी में से एक क्वेश्चन था बार क्यों पूछेगा कि उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना परसेंट है? तो कुल कितना परसेंट हो जाएगा? 1.69% हो जाएगा। अब यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड का कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है, तो हमारा आंसर है कि उत्तराखंड का जो क्या है क्षेत्रफल है उसका कुल कितना परसेंट क्षेत्र मैदानी है? केवल तो 13.93% है। जबकि पर्वतीय कितने? 86.7% है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर था यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 यानी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें क्या पूछा गया है कि काली नदी की सहायक नदियों का हमें क्या बताना है, उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है, यानी ऊपर से नीचे का क्रम, की कौन सी नदी उसमें पहले आके मिलती है। तो यहां पे जो हमारा आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले काली में कौन सी नदी आके मिलती है, कुठी यांगटी, उसके बाद पूर्वी धौलीगंगा, सरयू और लदिया, क्योंकि जब काली नदी चलती है तो सबसे पहले काली नदी कहां से निकलती है, काला पानी नामक स्थान से निकलती है, जो कहां पे पड़ता है, पिथौरागढ़ में। यहां से निकलेगी तो सबसे पहले इसमें कौन सी नदी गिरेगी, कुठी यांगटी, कौन सी जगह में आके मिलती है ये, गुंजी नामक स्थान पे, जो कहां पे पड़ता है, पिथौरागढ़ में। उसके बाद इसमें पूर्वी धौलीगंगा गिरेगी, तो पूर्वी धौलीगंगा कहां पे मिलती है, खेला या कई जगह तवा घाट दिखाएगा वहां पे आके मिलेगी। तीसरी नदी है सरयू, तो सरयू जो मिलती है काली नदी में वो कहां पे आके मिलेगी, कहां पे, पंचेश्वर। पंचेश्वर कहां पड़ती है जगह, चंपावत में मिलेगी। और फिर है लास्ट लदिया, तो लदिया कहां पे मिलेगी, चूका में मिलती है, लदिया नहीं चूका में मिलती है, और चूका कहां पड़ता है, भी चंपावत में पड़ता है। और इसकी एक विशेषता और है, कई बार लदिया से क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। लेकिन इनसे अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट, कि कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, सरयू को, और भारत उत्तर राज्य की जो अंतिम क्या है नदी है वो कौन सी हो जाती है, लदिया। तो ये 2 पॉइंट बेस्ट है, याद रखना इसके। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर था कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछा गया है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब देखते हैं कि इसमें 4 ऑप्शन होंगे, एक क्या होगा असत्य और बाकी 3 सत्य होंगे। तो इसमें पहला जो ऑप्शन पूछा गया है कि इसका निर्माण कार्य 1972 में प्रारंभ हुआ, तो यही आंसर क्या है, बिल्कुल असत्य है। लेकिन हमें चेक करने की और ऑप्शन सही है कि नहीं है। तो इसमें पूछा गया इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है, तो ये बिल्कुल सही है। इसे राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है, क्यों दी गई है, क्योंकि इसका आकार क्या है, वृत्त है, बहुत बड़ा, इसलिए इसे राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। इसका पहला चरण जो क्या किया गया था, राष्ट्र को समर्पित किया गया था, 2006 में किया गया था, 30 जुलाई 2006 को। तो बाकी सारे ऑप्शन सही है, केवल कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ही असत्य है। क्यों, 1972 में तो इसे क्या मिली थी, योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 कि राज्य को सर्वाधिक नुकसान किस प्रकार की आपदा से होता है। तो ये हमसे पूछा गया कि ऐसी आपदा जिससे क्या होता है, राज्य को सर्वाधिक नुकसान होता है, तो कौन सी हो जाएगी हमारी, भूकंप, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर कभी एग्जाम में से आता है कि राज्य में आने वाली सबसे अधिक जो क्या होती है, प्राकृतिक आपदा होती है, तो कौन सी होती है, भूस्खलन होती है ना। तो यहां पे जो हमारा आंसर था वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 का जो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछा गया है कि बागनाथ किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सा, बागनाथ। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, कई बार एग्जाम में पहले आ रखा है, इसका ध्यान रखना है हमें कि हमसे पूछा गया है कि बागनाथ मंदिर किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। पहला है पिंडर अलकनंदा, कोसी रामगंगा, काली और गोरी, और ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो क्या है बागनाथ मंदिर है किसके संगम पर स्थित है, सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी क्या दिए गए, हमें 4 हिमनद दिए गए, ग्लेशियर दिए गए, हमें यह बताना है कि कौन सा क्या है उस जिले में स्थित नहीं है, जो यहां ऑप्शनों में दिया गया है। 3 सही है और एक क्या होगा, गलत होगा। तो यहां पे मिलम हिमनद ये बिल्कुल सही, पिथौरागढ़ में स्थित है। बंदरपूंछ उत्तरकाशी में है। चोराबाड़ी रुद्रप्रयाग में। खतलिंग हिमनद, तो खतलिंग क्या है हमारे यहाँ पे, गलत है, क्योंकि खतलिंग जो ग्लेशियर है कहां पड़ता है, टिहरी में पड़ता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास, अब 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछा गया है कि जानवी किस नदी की सहायक नदी है। तो जानवी जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की, है ना, कि भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है, जानवी है। इसे जाड़ गंगा भी कहा जाता है। और भागीरथी और जानवी का जो क्या होता है, संगम होता है, वो कहां पे होता है, भैरव घाटी में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। सकर्मक मींस जो कर्म सहित है। तो पहला ऑप्शन मंदाकिनी सोती है, तो ये तो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बालिका गुड़िया पाकर हंसती है, ये भी इनकरेक्ट है। तीसरा कि बालक निबंध लिख रहा है,
ये वाला बिल्कुल क्या है, सही है। पक्षी आकाश में उड़ते भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, मैंने पहले भी समझाया था तुम्हें कि सकर्मक में क्या होगा, दो काम होंगे। एक तो क्या होगा कि जो लिख रहा है, एक तो लिखने वाला कर रहा है, दूसरा जिसके ऊपर लिखा जा रहा है वो काम भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वही सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जब क्या देखो मंदाकिनी सोती है तो सोने के बाद जो क्या होता है, बिस्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बालिका गुड़िया पाकर हंसती है, तो बालिका तो हंस रही है लेकिन गुड़िया पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां देखो अगर बालक लिखता है तो पेज पर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि पेज क्या होता है, बढ़ता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ये भी क्या है, अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। इसलिए 18 का जो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कि सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा, हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19 कि सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा टिहरी बांध के विरोध में जो साइकिल रैली निकाली गई थी वो कब निकाली गई थी, तो कब निकाली गई थी, 1991 में। और कहां से कहां तक, तो ये निकली थी हमारी गंगानगर से और गंगोत्री तक ये साइकिल रैली निकाली गई थी। और 1991 में ही सुंदरलाल बहुगुणा को क्या दिया गया था, टिहरी बांध विरोध समिति का जो क्या था, अध्यक्ष पद वो दिया गया था, या वो अध्यक्ष बने थे। इसमें चार ऑप्शन है और चारों का संबंध किससे, टिहरी बांध से ही है। इसमें पहला जो सन है 1978, तो 1978 में क्या हुआ था, टिहरी बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। एक कि टिहरी बांध का जो निर्माण कार्य है उसका प्रारंभ होता है 1978 में होता है, और किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। दूसरा सन है 1979, तो इस 79 में क्या हुआ था कि टिहरी बांध के विरोध में क्या की गई थी, कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। और याचिका दायर करने वाला व्यक्ति कौन था, वीरेंद्र सकलानी। याचिका डालने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, वीरेंद्र सकलानी। और 1991 में कौन बना अध्यक्ष टिहरी बांध विरोध समिति का, जो इसका आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा, और इन्हीं के द्वारा साइकिल रैली निकाली गई थी। और 2002 का क्या संबंध है, तो 2002 का है कि टिहरी में क्या आया था, भूकंप, या टिहरी में भूस्खलन आया था। तो चारों सनों का कहीं ना कहीं किससे संबंध है, टिहरी बांध से। लेकिन यहाँ पे जो आंसर था हमसे जो डायरेक्ट पूछा गया था कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कि हमसे पूछा गया है कि जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। चार ऑप्शन दिए गए, चार में से क्या होंगे, कुछ को मैच किया गया होगा और कुछ क्या होंगे, मैच नहीं होंगे। तो हमें वही देखना है कि पहला जो हमसे पूछा गया है कि पथरी परियोजना, ये जो पथरी परियोजना है ये किस नदी पर है, तो पथरी परियोजना किस पर है, गंगा पर। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दूसरा कोटेश्वर परियोजना, तो कोटेश्वर परियोजना हमारी, ये पथरी परियोजना हमारे हरिद्वार में और गंगा पर है, बिल्कुल सही है। दूसरा कोटेश्वर परियोजना, तो ये कोटेश्वर परियोजना हमारी किस नदी पर है, भागीरथी पर है, और कहां है, टिहरी में। तो यानी ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा यहां पे। अगला जो हमसे पूछा गया उत्यासु परियोजना, तो उत्यासु परियोजना किस नदी पर है, अलकनंदा नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा पूछा गया है लंगरासु परियोजना, तो लंगरासु परियोजना भी कहां है, ये उत्यासु परियोजना श्रीनगर में हमारी, और लंगरासु परियोजना कहां है, ये भी टिहरी में, लेकिन अलगाड़ नदी पर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कितने गलत हो गए, दो। तो हमें पूछा गया सत्य, तो 1 और 3, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा गया है कि गंगा नदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें क्या किया गया कि हमें 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से क्या हो गया, एक असत्य है। तो गंगा एक्शन प्लान 1985, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला ऋषिकेश में चंद्रभागा जो नदी है वो गंगा में दाईं ओर से मिलती है, तो ये कथन भी सत्य है। ये 2 सत्य हो गए। हमसे पूछा गया है असत्य है, रॉन्ग, कि राज्य में गंगा की कुल लंबाई 96 किलोमीटर है, तो ये वाला कथन भी बिल्कुल सही है। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत 2016, ये गलत है, क्योंकि इसकी शुरुआत कब हुई थी, जून 2014 में हुई थी। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह है। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की जो क्या है स्थिति है, यह भारत कौन से स्थान पर है, किसमें, वैश्विक शांति सूचकांक में। तो भारत की जो स्थिति हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 116 नंबर पर यहाँ पे भारत। और 134वां जो क्या भारत का जो नंबर है वो किस सूचकांक में, तो एसडीआई
सूचकांक, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो भारत की स्थिति है वर्तमान में 2024 में 134 है। और अगर पूछा जाता कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत की स्थिति वो कौन सी हो जाएगी, 159 हो जाएगी। और वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत की स्थिति हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, तो 82 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो वैश्विक शांति सूचकांक का आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, 100, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है, तो भारत में जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है वो कौन करता है वर्तमान में, एनएसओ। और इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है, 2019 में एनएसओ की स्थापना हुई थी। और कौन सी दो संस्थाओं से मिलकर इसको बनाया गया, तो सीएसओ और एनएसएसओ से मिलकर ही क्या बना है, एनएसओ। तो अभी जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है वो कौन सी संस्था करता है, एनएसओ जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन योजना आयोग के प्रतिपादन के संबंध में, कि कौन सा कथन योजना के प्रतिपादन के संबंध में सत्य है। कि यहां पे क्या किए गए कि प्रत्येक व्यक्ति ने जो जो क्या बोली थी, योजनाएं बोली, ये योजनाएं बनाई, कि उनके जो क्या होंगे, संस्थापक होंगे, उन्हें हमें क्या करना है, क्या योजना हो चाहे सम्मति, उनको क्या करना है, मैच करना है कि कौन सा किसके द्वारा बनाए, कौन सी योजना किसके द्वारा दी गई है, या कौन सी समिति का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पे जो पहला है राष्ट्रीय नियोजन समिति, तो राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना किसने कर रखी है, सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, जन योजना एनएम राय की है, और सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण। तो हमने क्या बोला था कि इधर अभी हमें इधर चेक नहीं करना, हमें चेक करना है अभी, जब हमें इसको क्या करना है, चेक करना है, या सॉरी जब हमें क्या करना है, मैच करना है, तो हम यहां से देखेंगे। तो हमारा ए बी सी और डी यानी का खा गा और घाई आ गए। तो हमें देखना है का जो क्या आएगा, थर्ड, तो थर्ड किस में आ रखा है, तो थर्ड 1 2 3 जगह आ गया। तो अभी हमें आंसर नहीं मिला, हम जाएंगे फिर किसकी ओर, ऑप्शन नंबर सेकंड की ओर। तो गांधी योजना, तो गांधी योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल, तो ये भी 2 जगह आ गया, ऑप्शन हट गया। अब बचा गा, कि तो थर्ड को चेक करते हैं, तो जन योजना, तो जन योजना का सेकंड आ जाएगा, तो जन योजना का सेकंड, तो यानी ऑप्शन नंबर बी और फोर्थ का फोर्थ इसमें आ गया। तो अब ये देखना है कि लाइन किस में ऑप्शन में आ रखी है, तो बी में। तो यानी जो हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा गया है कि नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए और चारों में से कुछ क्या है, सही है और कुछ गलत है। तो हमें चेक करना है कि कितने उनमें सही है और कितने गलत है। जो सही होंगे उनके लिए कौन सा ऑप्शन दिया गया। तो पहला ऑप्शन है इसमें कि इसके शासी परिषद में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल सदस्य होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। यह एक संवैधानिक निकाय है, तो ये बिल्कुल क्या है, असत्य है, क्योंकि किस प्रकार का एक निकाय है, तो गैर संवैधानिक निकाय। तीसरा, इसके वर्तमान उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, ये कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसके जो वर्तमान उपाध्यक्ष वो कौन है, सुमन बैरी। वर्तमान में इसमें 4 पदेन सदस्य थे, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब चेक करना है, हमसे पूछा गया सत्य, तो कितने सत्य हुए हमारे, 2, तो 1 और 4, तो किसमें 1 और 4 वाला ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, कि भारत में अनवरत योजना, जिसे हम क्या बोलते हैं, रोलिंग प्लान, किस अवधि में प्रभावी रही। तो ये जो अनवरत योजना थी हमारी, ये कब से कब तक रही, 1978 से 80 तक रही। ये रोलिंग प्लान का जो क्या था, जिक्र था, वो किस व्यक्ति द्वारा अपनी पुस्तक में किया गया था, तो गुन्नार मिडल की अपनी पुस्तक जिसका नाम क्या है, एशियन ड्रामा, में इसका जिक्र हुआ था। और अनवरत योजना को भारत में जो क्या किया गया था, लागू करने का श्रेय था, वो किसे दिया गया था, डीटी लक्कड़वाला को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है कि कौन सा निर्माण कार्य पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में असत्य है। यानी हमसे क्या दिया गया है कि प्रत्येक योजना का एक कार्य दे रखा है और 3 मैच होंगे और एक क्या होगा उस योजना का नहीं है। तो हमें पहचानना है कि कौन सा कार्य किस पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ है। तो पहला ऑप्शन परिवार नियोजन कार्यक्रम, तो ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, प्रथम, कब शुरू हुई थी, 1952 में, तो ये सही है और हमसे भी असत्य पूछा गया। फिर चलेंगे हम बोकरो लोहा इस्पात कारखाना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो बिल्कुल सही है कि बोकरो जो लोहा इस्पात कारखाना था 1964 में स्थापित हुआ था और झारखंड में और तीसरी में, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है।
ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा। तो ये जो ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा का परीक्षण शुरू हुआ था, 21 में हुआ था, चौथी पंचवर्ष योजना। तो यही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, असत्य हो जाएगा। लेकिन हमें चेक करना है कि अगले में कोई गलती तो नहीं हुई कि नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्ष योजना, बिल्कुल सही, 6वीं पंचवर्ष योजना 1982 में, तो ये भी करेक्ट। और हमसे पूछा गया है कि असत्य, तो हमारा जो आंसर जाएगा यहाँ पे कौन चले जाएगा, 28 का सी चले जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, अनवार्य एवं प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई? तो अनवार्य एवं प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 2010 से। और अगर पंचवर्ष योजना पूछे जाता तो पंचवर्ष योजना कौन सी हो जाती? अगर यहां पे पूछा जाता है कि अनवार्य प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत किस पंचवर्ष योजना में हुई, तो 2012 तक कौन सी योजना थी? 11वीं। तो तब क्या हो जाता? पंचवर्ष योजना 11वीं हो जाता। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं, यानी हमसे पूछा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं है, क्योंकि भारत किस प्रकार का देश है? विकासशील देश है। तो विकासशील देश हो तो भारत विकासशील देश है, तो भारत में जो अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं होती वो क्या होती है? उद्योगों की प्रधानता नहीं होती। भारत की जो अर्थव्यवस्था किस प्रकार की? विकासशील है, और विकासशील देशों का क्या होता है? लक्षण नहीं है, क्योंकि यहां उद्योगों की प्रधानता नहीं होती। कृषि की प्रधानता होती है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता है, न्यून प्रति व्यक्ति आय है और बृहत बेरोजगारी। तो इसका जो आंसर जाएगा कौन सा चले जाएगा? सी चले, बी चले जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, कौन सा कथन पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल के संबंध में असत्य है? यानी हमसे पूछा गया कि पंचवर्षीय योजनाओं का जो क्या है मॉडल है, वो किस किस के द्वारा तैयार किया गया? तो इनमें क्या होंगे? एक क्या दिया गया? असत्य दिया गया। तो प्रथम हेराल्ड डोमर, बिल्कुल सही है। तीसरी पंचवर्ष योजना सुखमय चक्रवर्ती, बिल्कुल सही। चौथी पंचवर्ष योजना आर गाडगिल, बिल्कुल सही। और 7वीं पंचवर्ष योजना का जो मॉडल था वो किसने तैयार किया था? डब्ल्यू मिलर ने। तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 31 का असत्य होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पीसी महालनोबिस द्वारा किस पंचवर्ष योजना का मॉडल तैयार किया गया था? दूसरी पंचवर्ष योजना का मॉडल तैयार किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे पूछा गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार व प्रवर्तक बैंक हमसे क्वेश्चन नंबर 32 है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार व प्रवर्तक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कितने अनुपात में क्या लगाते हैं? पैसा लगाते हैं, यानी पूंजी लगाते हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर चले जाएगा वो कौन सा चले जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कि केंद्र सरकार का जो क्या होता है उसमें अनुपात होता है वो 50% होता है, जबकि जो क्या होती है राज्य सरकार होती है उसका जो अनुपात होता है वो 15% होता है, और जो क्या होता है क्षेत्रीय प्रवर्तक बैंक होता है उसका कितना हो जाता है? 35% होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कि 33 कि निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र के प्राथमिक क्षेत्र का विषय नहीं है ना? कि हमने पढ़ा था कि जब हमने क्या पढ़ा था सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो उसमें देखे थे हमने कि कितने क्षेत्र क्या होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के विषय होते हैं, या कितने प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हमारा था वानिकी प्राथमिक क्षेत्र का विषय है, खनन प्राथमिक क्षेत्र का है, विनिर्माण प्राथमिक क्षेत्र का नहीं, ये किस क्षेत्र का है? द्वितीय क्षेत्र का है। और कुटीर उद्योग प्राथमिक क्षेत्र का है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र का कौन सा विषय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्माण इसका विषय नहीं। अगला, मानव संसाधन विकास पर बल किस पंचवर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो मानव संसाधन विकास पर बल जो दिया गया था किस पंचवर्ष योजना में दिया गया था? 8वीं पंचवर्ष योजना में दिया गया था। अगला 35 निम्न में से कौन सा कथन आरबीआई के संबंध में क्या है? असत्य है। कि निम्न में से कौन सा कथन आरबीआई के संबंध में सत्य है? कि यानी आरबीआई के कार्य दिए गए उनमें हमें देखना है कि कितने सही है। तो पहला पूछा गया है कि विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण, तो बिल्कुल सही, आरबीआई का कार्य होता है विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण रखना। मौद्रिक एवं साख नीति भी कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। क्रेडिट कार्ड पर नियंत्रण भी कौन रखता है? आरबीआई रखता है। जनता को पैसा उधार देने किसका काम है? आरबीआई का काम नहीं। तो हमें चेक करना है कि 1, 2 और 3 ये ऑप्शन किसमें आ रखे हैं। तो 1, 2 और 3 जो ऑप्शन सही माने गए किसमें माने गए? ऑप्शन नंबर सी में। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 हमसे पूछा गया है कि सेंसेक्स और डॉलेक्स किसके प्रमुख सूचकांक है? तो सेंसेक्स और डॉलेक्स जो सूचकांक होते हैं वो किसके हो जाते हैं? बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख सूचकांक ही कौन से? सेंसेक्स और डॉलेक्स। और इसके भारत का पहला शेयर मार्केट, सबसे पुराना शेयर मार्केट ही कौन सा है? बीएससी। अगला 37 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस राज्य में नहीं? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब होती है? 1900
75 1975 में होती है, 2 अक्टूबर 1975 में होती है। और जब इनकी स्थापना हुई थी तो प्रारंभ में इनकी संख्या कितनी थी? 5। तो किन 2 राज्यों में इसकी स्थापना नहीं हो पाई थी? गोवा और सिक्किम में। और किस समिति के सुझाव पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पर रोक लगा दी थी? विजय केलकर समिति के एक समिति बनी थी 1987 में, उसने क्या बोल दिया था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नहीं की जाएगी। तो 37 का ए हो गया। अगला 38, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण होता है वो कब होता है? ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1949 को। और स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, हमसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था उस टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उस टाइम आरबीआई के जो गवर्नर थे वो कौन थे? डीसी देशमुख। इसमें देखो चारों सन है, चारों ऑप्शनों में कुछ ना कुछ क्या है, आरबीआई से ही क्या है, संबंधित है। पहला ऑप्शन था 1 अप्रैल 1935, ये इसलिए रखा गया था कि आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1935 में होती है। दूसरा 1 जनवरी 1949, इसमें इसका क्या हो रखा है? राष्ट्रीयकरण हो रखा है, जो हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तीसरा 19 जुलाई 1969, तो यहाँ पे पहली बार क्या हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या आरबीआई में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को हुआ था। फिर अगला पूछा गया था 15, अगला जो ऑप्शन था 15 अप्रैल 1980, तो यहाँ पे क्या होता है? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। तो अगर डायरेक्ट कभी क्वेश्चन बन जाता है कि आरबीआई में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 19 जुलाई 1969 को हुआ। और इस टाइम जो आरबीआई के गवर्नर थे वो कौन थे? एल.के. झा। जबकि जो 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस टाइम जो आरबीआई के गवर्नर थे वो कौन थे? आई.जी. पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 38, इसमें सारे ऑप्शन चेक कर लेने एक बार कि क्वेश्चन नंबर 38 के जो जितने क्या दिए गए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए वो सब क्या है? इंपोर्टेंट है। अगला 39 कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं? तो प्रथम को नहीं, द्वितीय को नहीं, तो यहाँ पे जो क्या बोला जाता है? सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को बोला जाता है? तृतीय क्षेत्र को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? तो हमारा जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन है चेक करना है हमने कि कौन सा ऑप्शन में। तो 1934 नहीं, 38 नहीं, 1949 को हमारी जो राष्ट्रीय आय समिति बनी थी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 41, उसमें पूछा गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो हमारा जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू हुआ था कौन से सन में हुआ था? 1987 से और 88 तक चला था। तो 87 से चला था और 88 तक। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में आ जाएगा? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 41 का सी हो गया। अगला 42, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। यानी अब हिंदी स्टार्ट होती है हमारी कि हिंदी में हमसे विलोम शब्द पूछा गया है यहाँ पे कि 4 विलोम दिए गए, 3 क्या है? 3 क्या होंगे? सही मैचिंग है और 1 क्या है? गलत है। तो इसमें उन्मुख, विमुख बिल्कुल सत्य है। आलोक, 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 अगर हमें कभी अगर डायरेक्ट नहीं आता तो पहले हम औरों को चेक कर लेंगे। जगंब का स्थावर बिल्कुल सही है। ऐहिक का पारलोक बिल्कुल सही। तो हो गया आलोक का क्या हो जाएगा? यही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आलोक का क्या होता है? अंधकार होता है। तो हमारा जो आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ चले जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। बी असत्य है। अगला 43, अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 में हमसे पूछा गया है कि सब पेड़ में सब एक शब्द दिया गया अलग करके, सब किस प्रकार का विशेषण है? तो सब पेड़ में यानी हमसे विशेषण पूछा गया है, तो सब जिनको हम गिन सकते हैं वो किस में आएंगे? संख्यावाचक विशेषण में। तो सब पेड़ में क्या होंगे? पेड़ों की गिनती की जा सकती, तो इसलिए क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ये इसका सार्वनामिक नहीं होगा, ये क्लियर रखना कि पेड़ की गिनती की जा सकती है। और हमने संख्यावाचक में क्या पढ़ा था? जिन चीजों को गिना जा सकते हैं वो किसके होंगे? संख्यावाचक विशेषण के होंगे। तो और जो माप तोल वाली चीजें होंगी वो किसके हो जाएंगे? परिमाण बोधक के हो जाएंगे। तो यहाँ पे पेड़ तो गिनने वाली चीज है, तो पेड़ किस में आ जाएगा? सीधा सीधा संख्यावाचक में आ जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ यह है वह है, जो ये किसके आ जाते हैं? सीधा सीधा यह वह किसके आ सकते हैं? निश्चयवाचक का। और जो किसका आ जाएगा? जो जैसा जैसा करनी संबंधवाचक आ जाएगा। तो ये कथन क्या है? गलत है। ये तीनों किसके होते हैं? अनिश्चयवाचक के होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 45, मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। तो हमसे पूछा गया कि मीठा जो शब्द है इसका भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो मीठा का जो भाववाचक संज्ञा होता है वो क्या होता है? मिठास होता है। अगला क्वेश्चन 46, रचना की दृष्टि से योग रूढ़ शब्द नहीं। इसी में गड़बड़ हुआ था
कि कई बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं बहुत बार एग्जाम में, कि उनसे पूछा जाता है कि रचना की दृष्टि से कौन सा योग रूढ़ शब्द नहीं है। तो योग रूढ़ में हमने क्लियर बोल रखा है कि अगर किसी का कोई क्या होता है उपनाम होता है तो वो शब्द क्या होते हैं योग रूढ़ होते हैं। अगर वो उपनाम नहीं है तो क्या हो जाएंगे यौगिक हो सकते हैं और रूढ़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखना है पीतांबर, पीतांबर किसका उपनाम है? श्री कृष्ण को बोल सकते हैं हम। गजानन किसको बोला जाता है? गणेश जी को बोला जाता है। अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता है। लेकिन हिमालय किसी को नहीं बोला जाता, ये किसी का उपनाम नहीं है। तो ये हिमालय किस प्रकार का शब्द थे? यौगिक शब्द है। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर जाता है वो किसके साथ चले जाता? ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाता। 46 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कि 47 में हमसे पूछा गया है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया है। हमसे पूछा गया है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया है। इसमें हमें क्या छांटना है? विशेषण बताना है। तो हमारे यहाँ पे जो विशेषण जो क्या करता है? विशेषता बताता है। तो कौन सा विशेषता बताता है? यहाँ पे कौन सा शब्द बता रहा है? काली। और किसकी विशेषता बता रहा है? पतलून, यानी पजामे की विशेषता बता रहे है ना, कि पतलून की विशेषता बता रहे कौन सा शब्द? काली। तो यहाँ काली क्या हो जाएगा? सीधा सीधा विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 कि बच्चा सुबह पढ़ता है में अभिकारी शब्द का कौन सा भेद है? तो हमने सीधा बोला था कि जब क्वेश्चन किससे किया जाए? कब से, और हमें क्या मिल जाए? समय मिल जाए। तो आंसर क्या हो जाता है? कालवाचक। तो बच्चा कब पढ़ता है? तो बच्चा सुबह पढ़ता है। लेकिन अगर हम यहां से क्वेश्चन करते हैं कि स्थानवाचक से, अगर हमें इसको एक बार हम देखते हैं कि अगर स्थानवाचक क्यों नहीं आ सकता, तो क्यों स्थानवाचक में हमें क्वेश्चन किससे करना होता है? कहां से। तो कहां, अगर हम यहाँ पे कहां से क्वेश्चन करते हैं कि बच्चा सुबह पढ़ता है, तो बच्चा कहां पढ़ता है? तो हमें क्या मिलनी चाहिए? कहां के बदले स्थान मिलना चाहिए। स्थानवाचक की पहचान होती है, हम क्वेश्चन कहां से करेंगे? कहां से करेंगे। लेकिन आंसर जो आएगा वो किससे आएगा? स्थान से आएगा। तो लेकिन यहाँ पे स्थान, सुबह कोई स्थान नहीं होता, सुबह तो एक टाइम है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। क्रिया विशेषण की विशेषता क्या होती है? कि शब्द क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। जनरली दो शब्द एक बार रिपीट हो जाएंगे। और समुच्चय बोधक की पहचान क्या होती है? इसमें किससे पहचानते हम? समुच्चय बोधक को कैसे पहचाना था? जो क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ते हैं शब्द। इसमें समानाधिकरण और व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द आएंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 49 क्वेश्चन नंबर 49 विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। किसके भेद होते हैं? विकारी के। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 50 कि ध्वंस का विलोम शब्द क्या होता है? तो ध्वंस का जो विलोम शब्द होता है वो ध्वंस मीन्स क्या होता है? नष्ट करना। और ठीक उसका उल्टा क्या हो जाता है? निर्माण करना। तो ये 50 क्वेश्चन थे हमारे, एक बार चेक कर लेना। किसी को कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता देना आप, या मैसेज कर देना।